अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके सामने आज हम 12 दिसंबर का नहीं 10 दिसंबर का लेक्चर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4.5 है, यानी 4 चैप्टर का 5th लेक्चर है। फिज़िक्स फर्स्ट ईयर हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं इस वक्त। अब तक के 4 लेक्चर्स में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में उसका इंट्रोडक्शन और उस इंट्रोडक्शन के साथ उसकी डेरिवेशंस वगैरह कर लिए हैं। कुछ बेसिक डेरिवेशंस हैं जो कि हमने इससे पहले ख़त्म कर लिए हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री हमने प्रूव कर ली है कि वो एक पैराबोला होती है, और हमने ये जितनी डेरिवेशंस क्वेश्चन में उस दिन हमने देखी थी वो सारी की सारी डेरिवेशंस हमने ख़त्म कर ली हैं। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने वाले हैं। वो न्यूमेरिकल्स जो कि फ़ाइनल एग्ज़ाम का हिस्सा बनते हैं और फाइनल पेपर में होते हैं, हम वो वाले न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह अभी करना शुरू करेंगे। टोटल अगर आप 5 ईयर पे नज़र डालते हैं तो प्रीवियस पेपर्स में आपने देखा होगा कि 2-4 न्यूमेरिकल्स हैं ख़ास तौर पे जो कि बार बार रिपीटेडली आते हैं, और आपकी जो रेगुलर क्लासेस थी उनमें ये बात मैंने पहले भी आपसे कही थी कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो विद इन 5 मिनट्स सॉल्व नहीं हो पाता वो फाइनल एग्ज़ाम का हिस्सा आम तौर से नहीं होता। इस के पीछे बात यह है कि पेपर नॉर्मली जो फिज़िक्स का होता है वो इंतहाई ईजी बनाया जाता है, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से हैंडल कर लिया करते हैं। बहरहाल अब हम इस वक्त लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, और ये 4.5 है। मैं पहले आपको वो न्यूमेरिकल्स दिखा दूं जो कि हमने आज करने। ये देखें, ये आपकी बुक है। बुक का ये देखें, ये जूम आउट, ये जूम इन हो गया है। ये पेज नंबर 133 है। ये आपकी टेक्स्ट बुक का पेज 133 है, और इस पेज पर ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है। इससे पहले भी न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन वो लेंदी हैं, और नॉर्मली इस टाइप के न्यूमेरिकल्स फाइनल एग्जाम का हिस्सा नहीं होते। अगर हमारे पास फिर टाइम रहे तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस करके एक्स्ट्रा लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दूंगा जिनमें ये वाले न्यूमेरिकल्स होंगे, लेकिन वक्ती तौर पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हम इस वक्त जो कोर्स कर रहे हैं वो वैसे भी रिड्यूस्ड कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से ये क्वेश्चंस हैं। अब आप देखें, ये जो पहले हमने प्रॉब्लम करना है इस वक्त, ये है न्यूमेरिकल नंबर 8 है। देखें, अ मॉर्टर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल, टारगेट 500 meters distance with an initial velocity of 90 meters per second. What is the launch angle? क्वेश्चन मैं एक दफ़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अ मॉर्टर शेल, फर्ज कर लो कि आपके पास ये कोई टैंक है, ये वो वाला टैंक जो जंगी मकासद में इस्तेमाल होता है, मैं उस टैंक की बात कर रहा हूँ, वाटर टैंक नहीं है आपका, ठीक है। अब यहाँ से ये आपने फायर किया है, ठीक है। ये जो फायर होता है ये मॉर्टर शेल कहलाता है ना। ये गया और ये हिट हो गया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि मॉर्टर शेल को जब आपने फायर करना है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए 90 मीटर्स पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट से जाहिर करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट, इससे ये फायर किया है, और ये इसकी वैल्यू है 90 मीटर्स पर सेकंड। ये पहुंचा है अपने से दूर, एक टारगेट है इसका, और वो टारगेट है 500 मीटर्स अवे, असल जगह से 500 मीटर दूर है। तो ये बताना है कि ये जो एंगल है ये हमें कितना रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, वैसे भी जो फायरिंग वगैरह की जाती है, जैसे अगर दुश्मन मुल्क के किसी ख़ास हिस्से को मॉर्टर शेल वगैरह से निशाना बनाना हो तो उसके पीछे इसी टाइप की कैलकुलेशंस कार फरमा होती हैं। तो अब ये देखें, ये तो वी नॉट है, ये क्या चीज़ है? ये है प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज, इसे हमने आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये हमने मालूम करना है थीटा, ठीक है। अब मैं डाटा बनाता हूँ। आपने जब असाइनमेंट जमा करना है तो उस असाइनमेंट में ये न्यूमेरिकल पूरा लिखना है, और उसके बाद इसका सोल्यूशन करना है अपने हाथ से, और कोशिश करनी है बेटा कि अपने हाथ से करें और इसे समझने की कोशिश करें कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये डाटा बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 है।
और इसका हम ये डेटा बनाते हैं। गिवन देखें हमारे पास क्या क्या है। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट गिवन है, कितनी है ये 90 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जैसे कि मैंने वो खाक के सामने बनाया था कि यहाँ से मोटर शेल ने फायर होना है और इसे फायर होके पहुँचना है यहाँ तक। जहाँ तक ये पहुँचेगा वो डिस्टेंस है 500 मीटर, इसे हमने रेंज का नाम दिया है। इनिशियल वेलोसिटी जो दी है इन्होंने वो है वी नॉट, और ये वाला एंगल थीटा ये हमें मालूम करना है। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आर की वैल्यू है 500 मीटर्स और जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है। और वी नॉट हो गया, आर हो गया, जी हो गया, और अब मैं यहाँ लिखता हूँ अननोन यानी कि थीटा। अच्छा, अब क्योंकि रेंज गिवन है तो रेंज का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हमें पता है कि फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हो गया सॉल्यूशन, और वी नो दैट आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अच्छा, मैं ये फार्मूला देख भी लूँ, ये इसमें जी है, ये 2 भी लगता है इसके नीचे। हाँ, यही फार्मूला है, ये रेंज का फार्मूला है। अब देखें, मुझे क्योंकि थीटा मालूम करना है तो मैं साइन को यहाँ अकेला कर देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ, बाकी सारी वैल्यूज़ मैं लेफ़्ट साइड पे ले जाता हूँ। तो देखें, ये जी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ही क्या आ जाएगा, आर, ये जी ऊपर चला गया, ये वी नॉट स्क्वायर है, ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, ये आ गया साइन ऑफ 2 थीटा, ये सेपरेट हो गया। और आमतौर पे अननोन लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं, तो मैं लिखता हूँ साइन ऑफ 2 थीटा, ये मैं राइट साइड पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं वैल्यूज़ रख देता हूँ उसके अंदर, तो वैल्यूज़ रखें, ज़रा देखें क्या आता है आपके पास। जी की वैल्यू है 9.8, वी नॉट स्क्वायर है, वी नॉट है 90 और उसके ऊपर लगाना है हमने स्क्वायर। अब इस पूरे को सॉल्व कर दें। अच्छा, और सॉल्व करने से मैं एक दफ़ा देखूं कैलकुलेशन मेरे पास क्या हुई हुई है इसकी। तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, आपने कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करना है। अच्छा, ये सब कुछ सॉल्व होने के बाद ये आंसर आता है 0.604। ये यानी ये सारे नंबर्स, इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 90 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो 0.604 इसका आंसर आता है। साइन आपने उधर ले जाना है, ये है साइन ऑफ 2 थीटा, साइन उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स। अच्छा, साइन इनवर्स कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आपके पास एंगल आ जाएगा, और एंगल कितना आएगा, ये मेरे पास सॉल्यूशन मौजूद है तो मैं उसमें से देख के बता रहा हूँ। ये आता है 37.22 डिग्रीज, ये आ गया 37.22 डिग्रीज। अच्छा, मैं यहीं इसी पेज पे करने की कोशिश कर रहा हूँ इसे। अब ये जो 2 है इसे इधर ले जाएंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो थीटा यहीं रहेगा, 37.22 डिवाइडेड बाई 2, थीटा आ गया आपके पास डिग्रीज। अच्छा, एक बात आप जहन में रखें कि 2 एंगल्स होते हैं आमने सामने वाले जिनके लिए साइन की वैल्यू एक ही होती है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर
किसी प्रोजेक्टाइल को आप फायर करें 30 डिग्री पर, ये तो उसकी एक रेंज हासिल होती है। दूसरी रेंज इसी एंगल पर हासिल हो सकती है जब उसे थोड़ा ऊपर से आप फायर करें। ये दो एंगल्स होते हैं जिन पे ये रेंज हासिल होती है। एक पहला एंगल तो आप मालूम कर लेते हैं डायरेक्ट, और दूसरे एंगल के लिए ये जो एंगल आपके पास आया है इसे 90 डिग्री में से माइनस कर दिया जाता है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो एंगल आपके पास आया है, अच्छा ये पहला एंगल कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मालूम करने के लिए थीटा डैश ये इक्वल होता है 90 माइनस थीटा, जो भी आपके पास एंगल आया, थीटा 90 माइनस 18.6 ये कर दें तो आपके पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। ये दूसरा एंगल कराएगा, मेरे ख्याल में ये कितना 71 पॉइंट समथिंग आएगा मेरे ख्याल में। तो एक बात अपने जहन में रखें कि जब भी आपको एंगल मालूम करना हो तो प्रोजेक्टाइल में एक ही रेंज के लिए दो एंगल्स होते हैं। अच्छा, एक एंगल तो आप कैलकुलेशन से लाते हैं और दूसरा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। वो कैलकुलेट करने का तरीका ये आता है कि जो भी एंगल आपने कैलकुलेट किया और आपके पास आंसर आ गया उस एंगल को 90 में से माइनस कर दें। अच्छा, इसके पीछे भी एक पूरी डेरिवेशन है और एक पूरी डिटेल है। मैथ्स के स्टूडेंट्स को मैथ्स के टीचर ज़ाहिर है कि वो डेरिवेशन करवाएंगे तो उन्हें वहाँ से पता चल जाएगा। और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स पर याद कर लें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मालूम करने के लिए जो भी ऑब्टेन्ड एंगल होता है इसे 90 में से माइनस कर दिया जाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑब्टेन हो जाता है। ये हमारे पास थीटा पता चल गया। तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, दोनों ही हमारे आंसर हैं। तो हम जब भी आंसर लिखेंगे, अगर कुछ बच्चे आंसर की हेडिंग डाल के लिखते हैं तो आंसर की हेडिंग डाल के लिखेंगे फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू दिस एंड सेकंड एंगल इज इक्वल टू दिस, तो और फिर उसके साथ आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो हमेशा अपने जहन में रखें कि थीटा जब भी मालूम करेंगे आप उसके दो एंगल मालूम करेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। आपने जब असाइनमेंट रात को देना है तो उसमें पहले इसका क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद इसका सोल्यूशन कीजिएगा, अपने हाथ से कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है इस जैसा, और ये है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लॉकस्ट इफ इट्स लॉन्च एंगल इज 55 डिग्री एंड इट्स रेंज इज 0.8 मीटर। रेंज दे दी है, लॉन्च एंगल दे दिया है, टेक ऑफ स्पीड बतानी है। अच्छा, लॉकस्ट किसको कहते हैं? लॉकस्ट मतलब टिड्डी। तो फ़र्ज़ करो कि एक टिड्डा या टिड्डी जो भी आप कहना चाहें इसको, ये फ़र्ज़ कर लें कि मैंने अपने तौर पे एक टिड्डा बनाया है। ठीक है, अब ये टिड्डा है, इसने यहाँ से जंप किया, ये अब जब ये जंप करेगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ इसकी स्पीड होगी। इस स्पीड का नाम वो ले रहा है टेक ऑफ स्पीड। जहाज़ भी टेक ऑफ करता है ना जब फ्लाई करता है तो। अच्छा, इसमें ये टेक ऑफ स्पीड तो हमने खैर इसकी बतानी है। जब ये ऊपर से जंप किया है तो इसका एंगल था 55 डिग्री और ये गया है यहाँ से यहाँ तक 0.8 मीटर्स इसकी रेंज है। अच्छा, अब एंगल गिवन है, रेंज गिवन है, वी नॉट मालूम करना है, यही क्वेश्चन है। और ये मैं इसका डाटा बना लेता हूँ। तो ये देखिए, ये आ गया हमारा पेज 2। ये मैं 1 इस पर डाल दूँ ताकि बाद में PDF जब शेयर करूँ तो आपको आसानी हो। ये है पेज 2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 हम करने लगे। ये न्यूमेरिक प्रॉब्लम है 9 पेज 133 पर। डाटा बनाएंगे पहले इसका। तो डाटा वाइज वी नॉट तो हमें मालूम करना है और इसके बाद हमें गिवन क्या था, एंगल है 55 डिग्री और 55 डिग्री तो एक एंगल हो गया। और क्या गिवन था, हमें रेंज गिवन है 0.8 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल जो वो कवर करता है उसे रेंज कहते हैं, रेंज हमें गिवन है।
और अब जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ इसका। रेंज हम जानते हैं किसके इक्वल होती है, अभी हमने फार्मूला यूज़ किया था, वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। रेंज आ जाएगा 0.8। अच्छा, मैं वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट ये तो हम मालूम कर रहे हैं, साइन 2 ये आ गया, थीटा है 55, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और जी है 9.8। जो बच्चे जो सिर्फ देख के क्वेश्चन आ जाते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते, वो इस जगह पे जाके फंसते हैं, उन्हें याद नहीं होता कि इस 2 के साथ क्या ट्रीटमेंट उन्होंने करना है। तो अब ये 9.8 नीचे है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9.8 प्लस का आ गया, सॉरी मल्टीप्लाई हो गया, वहाँ डिवाइड हो रहा था, और ये साइन ऑफ 2 थीटा ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा साइन ऑफ, अच्छा ये 2 को जब 55 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाएगा, तो साइन 110 को मैं इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर ले आया, तो ये डिवाइड हो गया, वी नॉट स्क्वायर और करके वी नॉट स्क्वायर मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, इसे इससे मल्टीप्लाई करूँगा, साइन ऑफ 110 का आंसर नीचे लिख के और फिर डिवाइड भी करूँगा, तो मेरे पास एक ना एक आंसर आएगा, और वो आंसर मैं बुक में से देख के पहले लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कैलकुलेटर नहीं होता। मैं जब ये क्वेश्चन आपके सामने करता हूँ, तो क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर मोबाइल पर ही होता है, और मोबाइल ज़ाहिर है कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो मैं इस वक्त आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखा सकता। तो बहरहाल जितना हो सकता है ये 8.34, ये सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 8.34, और क्योंकि ये वी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका रूट लेना पड़ेगा ताकि हम वी नॉट की वैल्यू मालूम करें। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं इधर भी रूट ले लेता हूँ और इधर भी रूट ले लेता हूँ, और वी नॉट, अब ये रूट लेते हैं तो फिर ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, और ये है 2.9। वेलोसिटी है तो मीटर्स पर सेकंड इसके साथ इसका यूनिट लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो ये देखिए, ये डेटा वाइज हम लेके आए हैं इसको, ये रेंज का फार्मूला अप्लाई किया, ये हमने इसमें की वैल्यूज़ रखी, हम सारी वैल्यूज़ उठा के लेफ्ट साइड पे ले गए, वी नॉट को हमने अकेला कर दिया है, और करके वी नॉट हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, और जो इसका आंसर है वो हमने राइट साइड पे लिख दिया है। इसके बाद हमने इसका दोनों का रूट ले लिया, इसका रूट, और जब ये इसका रूट लिया है तो ये 2.9 हो गया, यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये वी नॉट आ गया। ये हमारे पास वेलोसिटी जिससे उस लॉकस ने जंप किया है वो हमारे पास कैलकुलेट हो गई। तो ये दूसरा प्रॉब्लम था। एक प्रॉब्लम और है इसका, तो इस प्रॉब्लम को भी जैसे कि मैं पहले ही कह चुका कि पहले आप इसका न्यूमेरिकल लिखिएगा, फिर उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, ताकि बाद में आपके पास सारा डाटा एक जगह अवेलेबल हो। अब ये आ गया एक और प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम नंबर 10। ये अच्छा, प्रॉब्लम 10 जो है, अ कार इज ट्रैवलिंग, अच्छा छोड़ दें इसको, ये तो सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ जो प्रॉब्लम्स प्रोजेक्टाइल मोशन के थे वो दो ही थे। एक प्रॉब्लम और आता है फाइनल एग्जाम में, और ये मैंने अक्सर देखा है। तो ये हैं क्वेश्चन, और ये आप समझ लें कि फ्रॉम 5 ईयर में कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम अक्सर मैंने देखा है, और इसे आपने क्वेश्चन देख लीजिए, मैं लिख भी देता हूँ, आप 5 ईयर देखिएगा तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ये नज़र आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक मिनट, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ इसको जितना हो सकता है मुझसे। ठीक है, अच्छा जी, अब प्रॉब्लम है, कैलकुलेट launch angle for which height
of a projectile is 1/3 of its range। 4 नंबर्स का ये प्रॉब्लम होता है, पेज नंबर 3 है ये हमारा। पेज 3 पे ये अच्छा, ये प्रॉब्लम आप याद भी कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम आता है फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो हमने इस वाले प्रॉब्लम में अपना कोई लॉस नहीं करना है। अच्छा, आप देखें कोई वैल्यू नहीं गिवन है, मास गिवन नहीं है, वेलोसिटी गिवन नहीं है, एंगल गिवन नहीं है, हमने मालूम करना है। तो अब ये देखें, ये आपके सामने। अच्छा, अब क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ। फर्ज करें कि ये एक प्रोजेक्टाइल है, ये अगर रेंज है 9 मीटर, तो इसका 1/3 क्या होगा? 1/3 का मतलब है 9 को, अच्छा मैं यहाँ लिखता हूँ, ये मेरे ख्याल में नज़र नहीं, ये भी नज़र नहीं आ रहा। ये अब देखें, 9 × 1 3 अगर मैं करूँ, 9 को 1/3 से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर क्या आएगा? 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। यानी रेंज अगर 9 है तो हाइट इसका 1/3 होनी चाहिए। यानी रेंज को 3 से डिवाइड करें तो जो आंसर आए वो इसकी हाइट है। अच्छा, यहाँ ये अब नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसकी हाइट उसकी रेंज का 1/3 है, उसके लिए ये वाला एंगल मालूम करना है, ये क्वेश्चन। तो मैं अब आपके सामने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो पहले तो आप डाटा बनाएंगे, ठीक है। डाटा का मतलब है ये क्वेश्चन आपने देख लिए। तो डाटा वाइज पहले तो आप लिखें कि हाइट किसके इक्वल होती है। अब ये उसमें गिवन नहीं है, ये हमें वैसे पता है क्योंकि हमने इसके फार्मूले जो हैं वो कैलकुलेट ड्राइव कर लिए थे। हाइट का फार्मूला मैं एक दफ़ा देख लूँ, क्योंकि अक्सर मैं फार्मूला लिखने में गलतियाँ कर देता हूँ, फिर वो आगे पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। हाइट का फार्मूला है V0² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। V0² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हाइट का फार्मूला है। रेंज का फार्मूला हम अभी लिख के गए थे, कितना होता है? V0² sin स्क्वायर नहीं sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। मैं एक नज़र चेक भी कर लूँ कि मैंने फार्मूला सही लिखा भी है या नहीं, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। R इक्वल होता है V0² sin of 2 थीटा अपॉन g। और अब जो कंडीशन उन्होंने दी है वो क्या है? उन्होंने कहा है कि हाइट रेंज के इक्वल नहीं है बल्कि रेंज का 1/3 है, ये कंडीशन है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, अच्छा अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर, याद है कैलकुलेट लॉन्च एंगल फॉर विच हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 1/3 ऑफ इट्स रेंज। हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल 1/3 ऑफ इट्स रेंज, आगे ये कंडीशन है। तो मैं पहले लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या लिखा है उसने कंडीशन में? उसने कहा है कि हाइट को इक्वल लेना है 1/3। ये अब इसमें वैल्यूज़ रख दें। हाइट का फार्मूला क्या होता है? हाइट इक्वल होती है इसके, रेंज होती है इक्वल इसके, दोनों वैल्यूज़ रख दें। तो हाइट की जगह इसका फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये है V0² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g इज़ इक्वल टू, अब ये वाला 1/3 ऐसे ही आ गया। आर की वैल्यू क्या होती है? आर ये ऊपर मैंने लिखा था, आर इक्वल है V0² sin इंटू 2 थीटा अपॉन जी। यही मैं इस आर की जगह इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, यानी इसकी वैल्यू आ गई यहाँ। ये है V0² sin ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अच्छा, थोड़ा कंजस्टेड हो गया ये, लेकिन बहरहाल अब देखें कोई कैंसिलेशन हो रही है यहाँ भी V0² लिखा है, यहाँ भी V0² लिखा है, तो मैं इनको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा है अपॉन 2g, ये एज इट इज़ आ गया नीचे।
राइट 1/3। अब ये क्या है, साइन ऑफ 2 थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा हमने रेंज के फार्मूला में देख लिया था, किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, अच्छा ये मैंने साइन ऑफ 2 थीटा की जगह इसकी वैल्यू लिख दी है, नीचे का जी ए, ये वाला जी एज इट इज़ मैंने नीचे लिख दिया है। अच्छा अब क्या करना है मुझे, ये देखें कोई कैंसिलेशन, ये जी से जी भी कैंसिल हो रहा है, ये जी भी नीचे, ये भी नीचे, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब क्या बच गया मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/3। अच्छा ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ जाएगा, 2 ये है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अच्छा अगर आप गौर करें तो ये साइन और ये साइन का स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, ये मैंने स्क्वायर से साइन को कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या मेरे पास, ठीक है, ये 2 एज इट इज़ है, ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, ये साइन ऑफ थीटा यहाँ रह गया, स्क्वायर ख़त्म हो गया है तो इसलिए सिर्फ साइन बचेगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और राइट साइड पे ये जो 2 है इसके साथ ये वाला 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ का क्योंकि साइन कैंसिल हो चुका है तो सिर्फ कॉस बच गया, ये आ गया कॉस। अब ये कॉस इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे मैं उठा के इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। ये किसके इक्वल आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ थीटा। और 4 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.33। अच्छा ये टेंजेंट यहीं रहने दें, थीटा यहीं रहने दें, टेंजेंट उधर ले जाएं तो ये आएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। तो ये देखें टेंजेंट इनवर्स 1.33। अब ये कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व करें तो आपके पास एंगल आ जाएगा थीटा। अब मैं भूल गया हूँ, मेरे पास ना इस वक्त कैलकुलेटर नहीं है, और ये क्वेश्चन क्योंकि मैं बुक में से नहीं कर रहा हूँ, 5 ईयर में से कर रहा हूँ, तो मुझे एंगल भूल गया। ये एंगल आपने कैलकुलेट करना है, यहाँ आपके पास कैलकुलेटर से एंगल आ जाएगा। कैलकुलेटर आपका डिग्री फंक्शन में चलना चाहिए, डिग्री मॉड में चलना चाहिए। 2 एंगल आप कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे। एक आएगा छोटा एंगल, दूसरे को फिर जो एंगल यहाँ आएगा उसे 90 में से माइनस करेंगे। आपने वो यहाँ करना नहीं है। अच्छा 90 में से माइनस करके देखेंगे कि छोटा एंगल कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो अगर एक एंगल हमारे पास आता है 15 डिग्री तो दूसरा हम मालूम करेंगे 90 माइनस 15, दूसरा आएगा 75। 75 के लिए शेप ये बनेगा। तो एक बात ध्यान में रखें कि हमने वो एंगल बताना है जिसमें हाइट रेंज का 1/3 है। ठीक है, तो इसलिए छोटा वाला एंगल लेना है, तो बस एक ही एंगल कैलकुलेट कर लें, ये सफिशिएंट है। ठीक, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच।